फिर से बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में ख़त्म हुई उसके बाद। जी। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज कभी चली जाती है, कभी इतनी लाइट आती है, तो समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा। लेकिन वैसे अगर आप सबको ज़्यादा मसला है, मतलब आवाज़ की डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, तो आप ऐसे करना कि यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि यही जो है मैं जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। तो अभी अगर ज़्यादा लोगों को मसला हो रहा है, क्योंकि अब मेरे पास ओके तो ओके। कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता ठीक है है। किसी का जो है वीक हो या कुछ। तो 1945 में ये जो है इंसानी हकूक़ की जो बना, मतलब यूनाइटेड नेशन बना, जिसके अक़वाम मुत्तहिदा बना, जिसका काम क्या था कि एक एक फिर से कोई जंग ऐसी ना हो जाए जिससे पूरे की पूरी दुनिया तबाह ना हो जाए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई। इसका काम था कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे असूल बनाए जाएं जिसमें जो जिसको सारे मुल्क फॉलो करें, और जो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो उस उनको जो है पामाल ना किया जाए। और सबसे मेन काम जो था कि उसमें इंसान की इम्पोर्टेंस को देखा जाए कि किसी भी मुल्क का नेशनल सिटीज़न होने से पहले एक जो इंसान इस दुनिया में आता है उसका सबसे पहला हक ये होना चाहिए कि उसको ये मिलना चाहिए कि उसको ज़िंदा रहने का हक हो। कोई भी उठ के किसी भी मुल्क का, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे जंग ही क्यों ना हो, कोई मार ना दे। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1946 में, फरवरी 1946 में एक कमीशन बना। कमीशन से मुराद दो चार लोग या दो चार जो बड़े होते हैं, जजेस वगैरह, वो बैठ जाते हैं और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, सारी कंडीशन को देखते हुए, कुछ एनालिस्ट होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि हमें किस तरह के जो लॉज और कानून बनाने चाहिए। वो ये कमीशन का काम होता है, और कमीशन का फिर बाद में वो ये जो है सारा जो कुछ तैयार कर लेता है मसवदा, फिर वो असम्बली में पेश किया जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है 1946 में उन्होंने ये पेश किया, और 1948 में जाके अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, जिसमें सारे जो इसके मेंबर्स हैं वो आके बैठते हैं, और वहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं मुख्तलिफ इशूज़ को लेके, उन्होंने इसमें पेश किया। कमीशन के सामने एक बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इस वक्त के 58 जो रुकन ममालिक में मजहबी रवायात, सियासी नज़रियात, कानूनी निज़ामों, इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती तरीक़ों में बहुत बड़ा इख्तलाफ था। मतलब इख्तलाफ ये था कि जो 58 कंट्रीज़ थे उस वक्त, उस यूएन के मेंबर, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, उनमें कल्चरल डिफरेंस था, उनमें समाजी डिफरेंस था, सोशल डिफरेंस था, पॉलिटिकल डिफरेंस था, इकोनॉमिक डिफरेंस था। मतलब कुछ थे मुल्क बहुत अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ जो थे सेकुलर थे, मतलब वहाँ पे कोई भी मज़हब नहीं था, कि सेकुलर से मुराद वहाँ पे हर मज़हब को बराबर माना जाता। और कुछ ऐसे कंजर्वेटिव थे कि वहाँ पे मज़हब की ही फ़ौक़ियत थी, मतलब अब मज़हब के इर्द गिर्द कुछ सोच नहीं सकते हैं, या जो वहाँ पे गवर्नमेंट्स बनती थी वो मज़हब को ही सामने रख के बनती थी, या मज़हब में जो है वही वो जो है वो उसको ही आगे लेके चलती हैं। तो मतलब वहाँ पे नॉर्मेलिटी जो है वो नहीं हो सकती थी, बहुत फ़र्क था। लेकिन फिर भी इन्होंने किया ऐसे मसवदे की तैयारी जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वाकई मुश्किल काम था, क्योंकि किसी को ऐसे लोग, ऐसे 58 ममालिक के लोग जिनकी हर सकाफ़त मुख्तलिफ है, ज़ुबान मुख्तलिफ है, उनकी तारीख़ मुख्तलिफ है, उनका मज़हब मुख्तलिफ है, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाना और किसी एक बात पे एग्री करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी इन्होंने किया। इंसानी हकूक़ कमीशन ने मसवदा तैयार करके जनरल असम्बली के सामने मंजूरी के लिए पेश किया। मतलब पहले होता है जो कमीशन ने वो पूरा मसवदा तैयार किया, पेपर तैयार करने के बाद उसको असम्बली में प्रेजेंट किया। जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को इसे मंजूर किया। मसवदा की मंजूरी से इंसान की इज़्ज़त और वक़ार में बेहद इजाफ़ा हुआ। मतलब इंसान की एज़ अ ह्यूमन बीइंग कदर की गई, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा गया कि सारी चीज़ें बाद में, सारी उसका नेशनैलिटी, उसका मज़हब, उसका मुल्क बाद में है, सबसे पहले इंसान की कदर की जाए कि वो एक इंसान है और उसको ज़िंदा रहने का हक़ हो। फिर उसके बाद है सब इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं, हकूक़ व इज़्ज़त के लिहाज से सब बराबर हैं, सबको बराबरी, मतलब सबके साथ बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए, और हर शख्स बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब, अक़ीदे और मुल्क के बराबर हैं। मतलब यूएन के इस तहत, यूएन में जो जितने भी इंसान हैं, चाहे वो कोई पाकिस्तानी इंसान हो, चाहे वो कोई इंडियन हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो स्लेव तो वैसे ही अबॉलिश हो गई, चाहे वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी हो, सारे इंसान बराबर हैं। ठीक है, कोई रंग, कोई मज़हब का कोई फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी। हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती दिफ़ा का हक़ है। मतलब
अब ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये इस बात का, इन चीज़ों का जिक्र पहले कभी नहीं किया गया था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था जिसमें 58 मुल्क शामिल हो गए थे। कभी भी सब ने मिलके इस बात पे नहीं कहा। जी। तो लेकिन ये है कि यहाँ इस बार पहली बार हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि सब ने ये कहा था कि अगर किसी इंसान की इज़्ज़त, किसी इंसान की आज़ादी और दिफा मतलब उसका जो सेल्फ डिफेंस है, अगर उस पर कोई आँच आ रही है, अगर उसको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, तो वो लॉ का सहारा लेते हुए, कानून का सहारा लेते हुए अपना दिफा कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना उसके मज़हब की रिस्ट्रिक्शन होगी, ना उसकी स्टेट की रिस्ट्रिक्शन होगी। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसको इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना पड़े। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो इदारा है जो पूरी दुनिया में, मतलब उसके भी रुकन ममालिक हैं, और वो पूरी दुनिया के केसेस को देखता है। मतलब बहुत बड़ा ऐसा कोई केस हो जाए जो कोई मुल्क सॉल्व ना कर पाए, तो उसके पास जाता है। या जो मुल्कों के दरमियान कोई मसला बन जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मसला है, तो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ही है, तो वो उसके पास भी जा सकता है। कभी भी किसी भी शख्स को ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जाएगा। मतलब स्लेवरी को पूरी के पूरी तरह एबॉलिश किया गया, ख़त्म कर दिया गया। किसी भी फ़र्द से ना ज़ालिमाना, इंसानियत सोज और ज़िल्लत आमेज़ बर्ताव नहीं किया जाएगा। मतलब ज़ुल्माना एक तो है कि आपको फ़िज़िकली आपको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ कि आपको मेंटली टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा। आपको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि जिससे आपको एज अ ह्यूमन बीइंग जो है, आपकी जो इज़्ज़त है या आपका दिफा है, वो ख़तरे में पड़ जाए। हर फ़र्द को हर जगह इसकी शख्सियत को कानूनन तस्लीम, मतलब उसको नेशनैलिटी जो है, हर इंसान का हक़ है कि उसका अपना शनाख्ती कार्ड हो, और उस शनाख्ती कार्ड पे उस पर लिखा हुआ हो कि उसकी नेशनैलिटी क्या है। उसको हर इंसान को हक़ है कि अगर वो एक इंसान दुनिया में आ गया है, तो उसका हक़ है कि वो उसको इंसान जो है कानूनन भी माना जाए। किसी भी फ़र्द को आमराना तरीक़ों से गिरफ़्तार ना किया जाए। ठीक है, हर फ़र्द को ये हक़ हासिल हो कि इस पर आयल इल्ज़ाम के बारे में मुकदमा की समाअत करे। मतलब अब वकील का सहारा ले, अदालत का सहारा ले, जो है वो कानून का सहारा ले, और अपने आप को जो है वो बेकसूर साबित करे। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। और इसमें कि और जो बालिग़ मर्द और औरत को नस्ल, कौमियत या मज़हब के पाबंदी के बगैर शादी करने और घर आबाद करने का, ये हमारे जो है कानून में भी है हमारे। और ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी ये कहा था कि हर इंसान को ये हक़ होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी दबाव के, बगैर बगैर किसी रिलीजियस और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या स्टेट के किसी दबाव से, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है। हर फ़र्द को तन्हा या दूसरों से मिलकर जायदाद बनाने का हक़ है, कि हर कोई बिज़नेस कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल करे, चाहे वो किसी ग्रुप में करे। हर फ़र्द को फ़िक्र, ज़मीर और मज़हब की आज़ादी है। मतलब फ़िक्र, उसको सोचने की आज़ादी है, ज़मीर उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। मतलब उसको अपनी जो है, जो भी उसके अंदर है, जो भी वो सोचता है जिस तरीके से, उसको बाहर लाने की, उसको लोगों को बताने की आज़ादी है। ये ना है कि अगर कोई सोचता कुछ और है, लेकिन स्टेट के दबाव में आके, चाहे वो हिस्टोरियन ही क्यों ना हो, वो कुछ गलत बातें या कुछ ऐसी बातें लिख देता है कि जिनका हकीकत से कोई जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वो उसको इस चीज़ को भी ख़त्म किया गया। ठीक है, हर फ़र्द को हक़ है कि वो अपनी राय रखे, अपनी राय का इजहार भी करे। हर फ़र्द को जमात बनाने, जमात से मुराद ये है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई एनजीओ बना ले, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ले, चाहे वो कोई इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ कर ले, हर किसी को आज़ादी है इन तीनों अफेयर्स में। मतलब रिलीजन में भी उसको आज़ादी है, इकोनॉमिक्स अफेयर में भी उसको आज़ादी है, उसको मज़हब, उसको जो है वो पॉलिटिकल अफेयर में भी आज़ादी है। ठीक है, हर फ़र्द को अपनी बीवी बच्चों की तंदुरुस्ती, फ़लाह और तरक्की के लिए ज़िंदगी के मुनासिब मयार का हक़ हासिल है। हर फ़र्द को तालीम का हक़ हासिल है। मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम है, और उसके साथ साथ एज अ सिटीज़न किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशनैलिटी का, उसको जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं वो सारे इसमें शामिल किया गया। और इस सब पे 58 कंट्रीज़ ने 10 दिसंबर 1948 को जो है वो एग्री भी कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखो। जो इसके सवाल नंबर 1, 2 और 3 और 4 हैं, ये सिलेबस में हैं। मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा इलाहाबाद, दूसरे वाला करारदाद मकासद, फिर 1973 के दस्तूर के इस्लामी दिफ़ात,
फिर पाकिस्तान में इस्लामी नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जिक्र। ये सब जो है वो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इसमें है, लेकिन ये जो बाकी 5, 6, 7, 8 हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है। जी अभी मैं बोल नहीं रही थी वैसे। अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5। उसमें जी मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन 1 to 4, मतलब 1, 2, 3 और 4 ये आपके लॉन्ग के लिए हैं, लेकिन जो बाकी सवाल दिए हुए हैं लॉन्ग ही उसमें से आपको शॉर्ट आ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें है ये। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट 4 हैं ये आपके लॉन्ग के लिए हैं। जी, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा इलाहाबाद से लेके ये यहाँ तक पाकिस्तान में पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जिक्र, ये यहाँ तक है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग के लिए, जो नीचे वाले हैं ये शॉर्ट के लिए आ सकते हैं। जी ये स्मार्ट सिलेबस ही बता रही हूँ मैं आपको। वो मैं आपको सेंड कर दूंगी स्मार्ट सिलेबस, लेकिन ये है कि ये फर्स्ट 4 जो हैं ये लॉन्ग में आएंगे, ये स्मार्ट सिलेबस में का ही बता रही हूँ क्योंकि वैसे तो अगर बताना होता तो सभी आप लोगों को करने होते, लेकिन ये आपको फर्स्ट 4 करना है। हमने अब ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, पाकिस्तान का हकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। हकूमती ढांचा से मुराद ये है कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे कौन कौन से ओहदे हैं और उनके ज़िम्मे क्या क्या काम हैं और किस तरह से जो उनके जो डिवीजन की गई है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से अलग। देखो पाक तीन हमेशा जो डेमोक्रेसी में या किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जहाँ पे जमहूरियत हो वहाँ पे 3 अहम इदारे होते हैं। एक इदारा होता है लेजिस्लेटिव, मतलब उस इदारे का काम होता है कानून बनाना, मतलब वो लीगल से निकला हुआ है कि वहाँ पे कानून बनते हैं। ठीक है, दूसरा इदारा होता है अदलिया, मतलब जहाँ पे जो है वो जो है वो जजेस होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, फिर नीचे जो है वो जो हायर कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं प्रोविंसेस की, फिर उसके बाद जो है जो एपिलेट कोर्ट्स और जो लोअर लेवल पे जो कोर्ट्स आ जाते हैं, मतलब जिस 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 तरह से जिस जिस मुल्क में जैसे भी डिवीजन की गई हो उस सारे में आ जाते हैं, उसमें जजेस उसमें फैसले आ जाते हैं। और एक और होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जिसमें आ जाता है प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, उसकी कैबिनेट आ जाती है और वो सारे मतलब उसको कहते हैं कानून लागू कराने वाले इदारे, मतलब जो जिसका काम है कि वो मुल्क में उस कानून को नाफिज करवाए। जैसे कि एक एक इदारे का काम है कानून बनाने का, जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरे का काम है उस कानून के मुताबिक फैसला करना, अदलिया का काम। और तीसरे इदारे का काम है कि जो उस कानून के मुताबिक फैसला हो गया है अब उस फैसले को लागू करना, मतलब उस कानून को जो बन चुका है और जिसके मुताबिक फैसला भी आ गया है अब उस कानून को मुल्क में नाफिज करना है। ठीक है,
पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतज़ामी ढांचा 1973 के दस्तूर के तहत काम कर रहा है। मतलब जो पहले था उसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो 1973 में प्रपोज़ किया गया कि इस तरह का मुल्क का इंतज़ामी ढांचा होगा, उसको ही अभी तक फॉलो किया जा रहा है। जिसमें आज़ादी एक्ट 1947 की बाज़ दफ़ात हैं, पाकिस्तान के पहले दस्तूर की, दूसरे दस्तूर की, और पाकिस्तान के अबूरी दस्तूर जिसको कहते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1972 में आया था। इन सब को मिला के इस कानून का इंतज़ामी ढांचा बनाया गया है। अब उसका ये है कि अब उसमें वफाकी निज़ाम में वफाक और सूबों को दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। अब जो सबसे पहले है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी काम कर रही है हमारे मुल्क में। तो जो हमारे मुल्क में जो सिस्टम काम कर रहा है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आवाज़ आ रही है मेरी? तो जो हमारे मुल्क में जो इदारा काम कर रहा है, जो सिस्टम काम कर रहा है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको कहेंगे पार्लिमानी या वफाकी निज़ाम हुकूमत। वफाकी निज़ाम हुकूमत में क्या होता है कि जो पीछे किसी चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। वफाकी निज़ाम में हुकूमत में क्या होता है, उसमें सूबों में और जो सेंटर में कुछ पावर्स हैं डिवाइड की जाती हैं। मतलब कि हर सूबे का जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हर सूबे का अपना गवर्नर होगा, जिसके तहत मुख्तलिफ काम सौंपे जाएंगे और वो उन पे उसका इख्तियार होगा। उस पे जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं होगा, वहाँ पे जो फैसला करना होगा वो जो है चीफ मिनिस्टर करेगा। अगर कुछ सिचुएशन में हालात बिगड़ जाते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर उस पर फैसला कर सकता है, लेकिन ये है कि उन चीज़ों में प्रायोरिटी दी जाएगी चीफ मिनिस्टर के फैसले को, उसके किसी एक्ट को, उसके किसी काम को, ये इसको कहते हैं। और जो कुछ काम होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वहाँ की जो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है। मतलब कुछ फैसले हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही ले सकता है, कुछ काम है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है, लेकिन कुछ काम इस तरह के भी हैं जिन पे चीफ मिनिस्टर कर सकता है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर मसला ख़राब हो जाए तो उस पर चीफ मिनिस्टर भी आके अपना जो है वो व्यू पॉइंट रख सकता है। ठीक है, अब उसमें देखना है, अब इसको कहते हैं वफाकी निज़ाम हुकूमत या पार्लियामेंट्री निज़ाम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि जिसमें पार्लियामेंट होती है और उसके तहत मतलब जिसमें जो लेजिस्लेटिव इदारा है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है वो फैसले करती है। मतलब पूरा एक सिस्टम होता है ना जिसके तहत ये सारे लोग चल रहे होते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं है ना उठ के कोई भी आया प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने अपनी अपनी मर्जी से जो अहकाम जारी करना शुरू कर दिए। मतलब जो वो अहकाम कर रहा होता है कि जो वो भी अहकामात कर रहा होता है वो सारे उसके दायरा कार में ही होते हैं, वो उससे बाहर निकल के नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, अब वफाकी निज़ाम हुकूमत में वफाक और सूबों को दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। मतलब उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे कि एजुकेशन कर लो या हेल्थ का कर लो, इसमें पंजाब का अपना सूबा भी है, मतलब पंजाब की अपनी जो है अथॉरिटी भी है, पंजाब उस पर अपने फैसले कर सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो वो उसको क्या डिपेंडेंट हो जाता है जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पे, कि वो कुछ हल करे मसले का, फिर निकल सकता है। जैसे अब कोरोना की है तो कोरोना इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसके तहत जो है कि हर जो सूबे को कि जो कोई बड़ा फैसला लेना होता है, चाहे वो लॉकडाउन को लेके लेना हो, उसको जो स्टेट वहाँ की गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके साथ जो है कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। मतलब ऐसे ही है ना कि जैसे सिंध में एक लॉकडाउन लगना था तो सिंध वालों ने कहा था, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन का वेट करेगा। मतलब वो फैसला आ जाता है फिर उसके बाद वो कोई फैसला करेगा। तो जो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, वहाँ पे जो जो प्रोविंस है वो उसका इख्तियार थोड़ा कम हो जाता है, और जो स्टेट सेंटर की गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका इख्तियार ज़्यादा हो जाता है। अब है मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्नना पता है कि लेजिस्लेटिव इदारा है जिसका काम है जो कानून को बनाना। उसके बाद है इंतज़ामिया और अदलिया के मामलात जो हैं वफाक और सूबों के ताल्लुकात दस्तूर में तयशुदा हैं। मतलब उसमें जो है वो दायरा कार बना दिए गए हैं कि इससे आगे निकल के कोई भी जो है वो नहीं निकल सकता।
फिर उसके बाद आ जाता है कि कौमी अहमियत के अमूर मसलन दिफा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, कस्टम और ख़जाना। जो ये वाले हैं कौमी अहमियत, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो, मतलब जिसमें नेशनलिटी की इम्पोर्टेंस हो, जिसमें पूरी कौम को जो है वो एड्रेस किया जाए किसी मामले में। मसलन दिफा मतलब हमारे डिफेंस के लिए, कि जब भी कोई जंग की सिचुएशन आ जाती है, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पे कब्जा कर लेता है या किसी जगह पे जाके हमला कर देता है किसी पे, तो उस सूरत में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही है और उसकी कैबिनेट ही है जो फैसला सुना सकती है और फौज को जंग में भेज सकती है। उस वक्त कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जो है किसी पंजाब का हो, सिंध का हो, किसी भी सूबे का हो, उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है। उसके बाद होता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, मतलब जितने भी बाहर लोग विजिट्स करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के लोग करते हैं या कोई भी जाता है बाहर, कोई भी ताल्लुकात अच्छे करता है किसी मुल्क के साथ, किसी मुल्क के साथ ट्रेड करना शुरू करता है, तो वो भी सारा किस पे होता है, वो भी स्टेट ही करती है, मतलब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उस पर किसी सूबे का कोई इख्तियार नहीं है। मतलब आपने कभी सुना होगा कि चीफ जो है हमारा मुल्क का जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो किसी UN में किसी की मीटिंग में वो जा रहा है, मतलब वो वहाँ पे जाके, अगर रिसेंटली भी इमरान खान UN की मीटिंग में गया है, वहाँ पे उसने एड्रेस किया है, तो वो इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गया है। ठीक है। मतलब सेंट्रल का बंदा जा सकता है, किसी भी प्रोविंस का, किसी भी फेडरेटिंग यूनिट्स का, चाहे वो कोई भी प्रोविंस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे जो है उसमें है ही नहीं है, हमारे कानून में, हमारे दस्तूर में। उसके बाद आता है कस्टम से मुराद ये टैक्स वाला ये सारा जो मामला है, ये पैसे के ख़जाने वाला है, ये भी स्टेट का काम ही है। इस पे जो है, इस पे भी कोई प्रोविंस जो है वो अपना फैसला, अपनी जो राय भी नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद ख़जाना, कस्टम ख़जाना एक ही बात, टैक्सेस वाला मतलब टैक्स भी उसी में आ जाते हैं। उसके बाद है कि बजट कैसा बनना है किसी भी मुल्क का, वो भी स्टेट ही करती है। मतलब जो प्रोविंस, इसमें क्या होता है कि जो बजट है वो प्रोविंसेस भी कर सकते हैं, मतलब अब सिर्फ अपने अपने प्रोविंस का, लेकिन जो स्टेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पूरे मुल्क का बजट तैयार करती है। ठीक है। बजट में यही होता है कि कितने अखराजात हैं, कितने जो है आमदन है, और किस किस इदारे में कितने पैसे खर्च होना है, और उसके अलावा हमें लोन कितना लेना है, हमें डिफेंस पे कितना खर्च करना है, हमें तालीमी इदारों पे कितना खर्च करना है। इस सब का जो पूरे मुल्क का एक गोशवारा सा बनता है, उसको बजट कहते हैं। और ये जो बजट प्रोविंसेस में भी होता है और सेंटर में भी होता है, मतलब पंजाब का बजट भी आएगा। जी। जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए, मतलब हाँ जी, अटेंडेंस आपके साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जो आपके जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, जिसमें जो हाफ मेंबर्स हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। जी, क्या बता दूं? ये आपका पहला सवाल ही, ये जो अभी कर रहे हैं यही सवाल, कि हुकूमती ढांचा, वही बता रही हूँ, सुने ना। असाइनमेंट में आपका एक ही सवाल है, वफाकी हुकूमत और दीगर इदारे, जो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यही है। अब इसका जो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट जो है, और प्लीज़ अपने अच्छे से प्रेजेंट करना है असाइनमेंट को। आप लोगों ने, कई बच्चों ने इतना रफ लिखा हुआ है, और पेपर्स भी आप लोग जो हैं वो सिंपल पेपर्स यूज़ करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये असाइनमेंट पेपर भी यूज़ करने की, मतलब जो आपके पास पेपर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो किसी इदारे के ना हों। ठीक है। कई बच्चों ने किसी एकेडमी के यूज़ किए हुए हैं, तो चाहे वो सादा पेपर्स हों लेकिन किसी इदारे के ना हों, तो असाइनमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट पेपर की आप सिंपल पेपर पे कर लो, लेकिन उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो, राइटिंग अच्छी करो, और कुछ लोगों की इमला इतनी गलत है ना, उसको सही करें, क्योंकि आप लोगों के सेकंड ईयर है, कुछ तो इम्प्रूव करें।